डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है मेरा कि बच्चों में जो है वो छोटे बच्चों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। वो तो एक ये होता है कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में विटामिन डी की, या फिर बच्चों में क्या डाइट के एलिमेंट की वजह से, मिल्क की कमी की वजह से क्या क्या मसला आता है? वैसे बहुत बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और डॉक्टर यासिर ने ये बड़ा अच्छा बताया अडल्ट में भी। एक आपको बड़ी छोटी सी वजाहत बताऊं कि छोटे बच्चों से लेके बुढ़ापे तक जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एज ए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट, वो हम कहते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ। जहां माँ ने फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से अपनी सेहत का ध्यान रखा है और 2 साल तक बच्चे का और अपना ध्यान रखा हो फीड कराते हुए, वो अडल्ट एज में भी बहुत कम होता है कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के बिल्टअप हुए होते हैं। न्यूट्रिशन को समझना और उनको अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टिल अगर न्यूट्रिशन पे आप काम करते हैं तो बहुत सारे ग्लोबल वर्ल्ड में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर विटामिन डी कम हो जाए बॉडी में, माँ के अंदर कम होगा, तो बच्चे का जो पैदाइश है वो IUGR बच्चा ज़्यादातर पैदा होगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड होगा। उसमें जब बच्चा पैदा होगा तो उसको रिपीटेडली निमोनियाज होंगे, अस्थमा होगा, और ये प्रूवन है, आई हैव अ रिसर्च ऑल्सो, कि अस्थमा और एलर्जी की रिलेशन जो है पूरी विटामिन डी पे है। तो अगर सिर्फ हड्डियों पे लें, लेकिन अगर आप अस्थमा एलर्जीज पे लें, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। फिर आप आ जाएं जब इरप्शन ऑफ टीथ होती है, ये फंटली बंद नहीं हुआ होता। अब छोटे बच्चों का कई दफा फंटली बंद नहीं हुआ होता, डिलेड प्रोसेस में चल रहा होता है। आप विटामिन डी कराएं, पता चलेगा विटामिन डी इसका भी कम है और अम्मी का भी कम है। फिर इसका ताल्लुक पूरा हीमोग्लोबिन पे है, उसी का ताल्लुक विटामिन सी पे, पूरा एक ट्रायंगल बनता है। उन ट्रायंगल से सारी चीजें मिल मिला के जो है वो सारी आती हैं डॉक्टर यासिर के पास जब अडल्ट एज में। बिल्कुल। तो आप अगर छोटे बच्चों से थोड़ा सा ध्यान रखें तो आगे जाके चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों का हम कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर कोई भी इम्यूनिटी का डिसऑर्डर आ रहा होता है, तो आपने बहुत बार बताया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा एक तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही होती है और बहुत इंटरलिंक है दोनों चीज़ें। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हमारे व्यूवर्स को एक बार फिर बताएं। और हेल्दी फार्मा के जो सिरप है या हेल्दी फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये छोटे बच्चे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं छोटे बच्चे। इसमें सिरप है और हेल्दी में जो सबसे खास बात यह है कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे प्रोडक्ट्स में जिंक नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा ऐड उन्होंने जो अलग से किया वो जिंक की है। तो विटामिन के साथ आप कैल्शियम एक साथ नहीं लेते हैं और आयरन भी साथ नहीं लेते हैं। तो अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स में ले रहे हैं और अगर आपको जिंक की भी रिक्वायरमेंट साथ में है, अगर जिंक के भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे हमने लास्ट फ्यू जो वीक्स बैक हमने जो एक जिंक पे प्रोग्राम किया था, तो उसमें ये भी था कि जिंक की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है विटामिन डी के साथ, कैल्शियम के साथ, फास्फोरस के साथ। ये सब डाइल्यूशन अफेक्ट करते हैं, विटामिन डी को धक्का देते हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ इज ऑल्सो द CEO ऑफ ताहिर मेडिकल सेंटर। इसके साथ साथ मैं कॉलर को भी शामिल करूंगी। हमारे साथ रहीम शामिल हैं जी। कॉल, अस्सलाम वालेकुम। जी, जहीर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जी रहीम। ये फरमाइएगा, मेरा बेटा उम्र उसकी 6 साल है। 6 years। हड्डियों का पाँव में दर्द रहने का एक मसला रहता है। जो पाँव का निचला टखने और घुटने के दरमियान वाला हिस्सा है, यहाँ अक्सर वो बताता है दर्द। वो खुद बताता है, कंप्लेन करता है? जी, वो बताता है कि यहाँ दर्द हो रहा है। तो क्या वजह हो सकती है? क्या हड्डियों का ही मसला है, विटामिन वगैरह के, कैल्शियम के मामला हैं? आपने कोई टेस्ट करवाया डॉक्टर साहब? ये आपकी आपने कभी कैल्शियम या विटामिन डी लेवल कराया है? नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह का कोई हमने टेस्ट अब तक तो कोई नहीं एक तो आपको पहले आपको बताऊं, पहले कैल्शियम और एक विटामिन डी करवाएं, ठीक है। दूसरा, एक जरूर देखें कि हाइट मेजर जरूर करवाइएगा कि हाइट कितनी है उसकी 6 साल पे। ऑफ कोर्स 6 साल पे जो नॉर्मल बच्चे की हाइट होती है वो 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले तो आपको ये देखना है कि 110 सेंटीमीटर है या नहीं है। दूसरा ये बताएं कि इसको हड्डियों में जहाँ पे पाँव में दर्द होता है, काफ मसल्स और थाई मसल्स में होता है या सिर्फ घुटनों में होता है? नहीं, ये मसल्स के अंदर ही है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो आप हाइट की बात करें, हाइट माशाल्लाह से उसकी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो हुई है। ठीक है, वेरी गुड, सही है। आम बच्चों के मुकाबले में वो लंबाई की तरफ जब गया तो उसका कद तो बढ़ गया, लेकिन उसका जो हेल्दी था अब वो हेल्थ उसकी कुछ कम हुई है। ठीक है। अच्छा, उछलते कूदते ज्यादा हैं? जी डॉक्टर, स्पोर्ट्स में या उछलते कूदते ज्यादा हैं?
जी हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर। उसका मैं जवाब देता हूँ, आप स्क्रीन Thank पे you so देखें, हम much for जवाब दे रहे हैं आपको। अच्छा, इसका ताल्लुक मेन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, जिसमें विटामिन डी, हाइट सही है, सारी चीज़ें सही हैं, माइलस्टोन सही हैं, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी सही है और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ग्रोइंग पेन। Okay. और ग्रोइंग पेन सिर्फ ये नहीं कि 12 साल, अडल्ट हुड में भी ग्रोइंग पेन कई दफ़ा ऑर्थोपैडिक या रिमेटोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोस करके बताते हैं कि आपको ग्रोइंग पेन है, जो Okay. थाई मसल्स और काफ मसल्स में होता है। Okay, okay. और उसमें यही होता है कि पेन आ रहा होता है। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो जब रात को जब सो रहे हो तो एक तो स्ट्रेचिंग जरूर करें पाँव की, इसमें स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स से, एक तो खेल रहे हैं, खेलने के बाद आप जब रेस्ट करते हैं इसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स करें, यानी पाँव को स्ट्रेच करना है, बेंड करना है, नी को बेंड करना है, फिर आगे करना है, एक्सटेंड करना है, आगे करना है, पीछे करना है। इससे ये होता है कि इससे मसल्स खुल जाते हैं। दूसरा, एक तो मालिश करना बहुत ज़रूरी है कि एक बाम की मालिश करके गर्म तौलिया लपेट दें, इससे भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तीसरा, एक होम रेमेडीज़ में आता है कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह का पेन हो, ग्रोइंग पेन, तो इप्सिन सॉल्ट आता है, वो डाल के आप पानी में बैठे जो वार्म वाटर में, इससे भी पेन गायब हो जाता है। कुछ कभी अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो पेन हो तो आप बच्चे के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ओकेजनली, बहुत ज़्यादा नहीं। जो मैंने पहली रेमेडीज़ बताई हैं वो बेहतर है। हमारे क्या साथ कहते एक हैं और डॉक्टर साहब? कॉलर भी शामिल है सर, मैं आपका जवाब लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, आई गेस दुबई से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, नजीब बात कर रहा हूँ दुबई से, और अभी मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। Thank you so अच्छा, much. ये हेलीफॉर्मा के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड है या कहीं और भी, दुबई वगैरह में भी राब्ता हो सकता है? आपका सवाल रिपीट करिएगा। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये हेलीफॉर्मा जो आपका है, हेलीफॉर्मा जो है ये दुबई के अंदर भी हम Okay, इसकी okay. सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई गेस दिस प्रोडक्ट, डॉक्टर साहब आप इसके बारे में नहीं, बताइएगा ये कि प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही है अवेलेबल, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स दूसरी जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या विटामिन डी अलग से वो दूसरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी मिल रही होती हैं, और बहुत जनरली बहुत मल्टीनेशनल कंपनी भी बेच रही होती है वहाँ पे। तो और ओटीसी ड्रग्स हैं ये, तो ओटीसी ड्रग्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं विद द सिम्टम्स, कि आपको अगर कोई सिम्टम्स हैं तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द ओटीसी ड्रग्स। अच्छा, ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। तो जी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर जो है वो। डॉक्टर साहब, वही आपसे सवाल था ग्रोइंग पेन का, एक थोड़ा सा आप भी बता देंगे। एडल्ट में जो जी, बिल्कुल, ग्रोइंग पेन आ रहा होता है तब भी लोग इसी तरह आ रहे होते हैं अच्छा, मेरे पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है ना तो ग्रोइंग पेन का, तो मैं उनके वालिदैन को अमूमन ये कहता हूँ कि भाई जब बड़े होंगे ना आप बच्चे, तो आपने बच्चों से अपने पैर दबाने, तो अभी आपका टाइम है आपने बच्चों के पैर दबाने, क्योंकि रात में जब वो थक जाता है और उसको पैर में दर्द है, तो वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मालिश करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, बच्चों के थोड़े से पैर दबा देने हैं, तो ये ग्रोइंग पेन है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने उनके टेस्ट करवाने हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, B12, ये सब चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर ज़रूरत है तो एक्सरे करवाने हैं, क्योंकि इस तरह में अगर विटामिन डी वगैरह कम है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, जिसकी जो कि दर्द की वजह है। तो ज़रूर इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, इसको B12 भी चेक आपने कहा, बड़ा करवाएं। अच्छा बताया आपने। B12 भी बहुत आजकल इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बहुत दफा इसी में इसमें भी कई दफा फ्लिकरिंग आ रही होती है और हमें डायग्नोस अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरा बताइएगा B12 को उसकी बेस लाइन मालूम करने के लिए विच टेस्ट इज रिक्वायर्ड? विटामिन B12 भी होता है, विटामिन B12, बिल्कुल। दैट्स और इसमें भी यही आता है इफेक्ट के, जिसमें ग्रोइंग पेन की तरह नहीं होता, बेसिकली मसल्स में ही जो है ना क्रैम्पिंग पेन्स आ रहे होते हैं और वो हील तक नीचे तक जा रहे होते हैं, और उसमें शिवरिंग हो रही होती है, Okay. फ्लिकरिंग कहते हैं ना, फ्लिकरिंग हो रही होती है, वो बड़ी और वो डायग्नोस नहीं हो सकती कई बार। हाँ, सर एक कॉलर शामिल हैं, कराची से हमारे साथ कॉलर शामिल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं जफर मुस्तफा बोल रहा हूँ, बफर जोन कराची से। जफर, मैं डॉक्टर साहब से ओके। सवाल करना चाहता हूँ, ये जो अभी आप एक टॉपिक पे बात कर रही हैं, ये शोल्डर फ्रोज हो जाने का, ये जो फ्रोजन हो जाते हैं शोल्डर, और असल में मेरी एज है 69 और मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का भी पेशेंट हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी ये राइट लेग ये इतनी टेंस हो जाता है कि मैं जितना फोल्ड नहीं कर सकता नमाज पढ़ते वक्त, और दखने तक ये जो है हाथ वो लगे, दर्द frozen होती shoulder की बात है, करें। और मुझे फिर विटामिन डी लेनी पड़ती है। अच्छा, विटामिन डी में भी बहुत सी टैबलेट हैं, बहुत सी दवाएं हैं, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन D3, तो इनका फर्क बता दीजिए डॉक्टर साहब। विटामिन डी एंड विटामिन D3 का D2 और D3। ठीक
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब दे दें। और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं हमारे साथ, बट वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत आम सवाल है जो सर से मैं पूछूंगी। जी सर, आप पहले वैक्सीनेशन से रिलेटेड बता दें कि अगर कोई डोज जो है वो मिस हो जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, या फिर अभी कोविड से रिलेटेड शुरू से बता देते हैं कि शॉर्टकट में कि अगर शुरू से वैक्सीन आप करवा रहे हैं, और शुरू के वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्टर्स आपके लाइफ के और इम्यूनिटी को बढ़ा रहे होते हैं। अगर बूस्टर्स कहीं मिस हो गए हैं, अगर शुरू के वैक्सीन मिस हो गए हैं, तो आपको दोबारा शुरू से शुरू करने हैं और एंड तक कंप्लीट करना है, और वो लगाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे इन्फेक्शन डिजीजेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी है, फिर आ जाते हैं मीजल्स, मम्स, रुबेला है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, ये सारी तो, और चिकन पॉक्स है, ये सारी इन्फेक्शन डिजीज को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो लगाने बहुत ज़रूरी हैं। कोविड में ऐसा कहीं नहीं कहा, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने भी बार बार सबको मेहरबानी फरमा के, हाथ जोड़ के, इल्तिजा करके सबको कहा कि प्लीज़ कोविड से ना डरें, एहतियात से डरें, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाना एक एहतियात है। अब अगर एक तरफ डर है और एक तरफ खौफ है, या एक तरफ एहतियात है, तो एहतियात ज़रूरी है, खौफ से डरना नहीं है। तो कोविड ऐसे हॉस्पिटल में जाके आप वैक्सीन लगाएं जहाँ पे वैक्सीन, जहाँ पे SOPs मेंटेन हो रही हो, जहाँ पे कोविड फ्री हॉस्पिटल हो, जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स नहीं जाते हो, वहाँ जाकर आप वैक्सीन कराएं पीडियाट्रिशियन से। जरूर चेक करें कि कौन सा वैक्सीन, कौन सा ब्रांड यूज किया जा रहा है, उससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको जो बॉडी में वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी क्या इफादियत होगी। सेकंड, जो बूस्टर्स डोजेज हैं उसकी अगर थोड़ी सी डिले होती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी लगाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनिशियल वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर आपके जवाब का। एक और चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं कोई मेडिसिन लेना, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए, तो वो लोग लेते ही रहते हैं, लाइक कंटिन्यूसली दे आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ मेडिसिन, देयर इज यू नो दैट कैन हार्म। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइएगा कितना हार्म कर सकता है ये? देखिए, अगर टॉक्सिसिटी लेवल देखें तो सबसे खतरनाक चीज़ है कि आपके लिवर को डैमेज करता है। जितनी भी टॉक्सिक लेवल्स होते हैं, चाहे वो विटामिन डी हो, विटामिन सी हो, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी होती हैं, तो आपको डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि मेंटेनेंस ऑफ लेवल रखना ज़रूरी है। इसमें यही कि ग्रोइंग एज पे आपको 50 से अबव रखना है। लोग समझते हैं कि 30 रख लिया, 30 बहुत है, 30 के ऊपर जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, 100 से ऊपर जाएंगे जब खतरनाक होगा। ओके, इफ योर विटामिन लेवल विल इंक्रीज टिल 100 ओके, तो 100 के ऊपर तो बहुत मुश्किल से हमारे मुल्क में जाता है, जाता ही नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया रिवर्स बैक हो जाता है, तो आप यूटिलाइज नहीं करते। सेकेंडली, डॉक्टर साहब ने पहले एक बात बताई थी बहुत वजाहत से कि धूप लगना बहुत ज़रूरी है। धूप किस वक्त लगना चाहिए? 11 से 1 बजे की धूप, जब बिल्कुल पीक धूप होती है, जिसमें 260 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर तक हो और आपके रेस कंधे पे और चेहरे पे आए, तब वो कन्वर्ट होता है। क्योंकि जो विटामिन डी जो हम ले रहे होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। विटामिन डी अंदर जो कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, वो एक कोलेस्ट्रॉल है। अब वो जब कन्वर्ट होता है तब वो जाके स्किन से जाता है लिवर में, लिवर से जाता है किडनी में, किडनी से जाता है फिर बॉडी में। तो इस तरह आपको पूरा निजाम चलाने के लिए आपको विटामिन डी सिर्फ नहीं लेना, आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक के साथ धूप लेना बहुत जरूरी है। ओके, जब तक आप धूप को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इसी तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका वो रिवर्स बैक हो जाएगा और दोबारा आपको विटामिन डी का कोर्स करना पड़ेगा। ओके ओके, डॉक्टर साहब एक जो है सवाल था हमारे पास, अभी कॉलर जो था उसकी उम्र, बच्चे की उम्र 6 से 7 साल थी, उनको भी जोड़ों में दर्द है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जोड़ों में दर्द का तो विटामिन डी से बहुत ताल्लुक है, विटामिन B12 से ताल्लुक है, कैल्शियम से ताल्लुक है, ग्रोइंग पेन का ताल्लुक है। इन्होंने एक और बात बताई कि मेरे उसका पाँव टेढ़ा है। टेढ़े से 2 मकसद होते हैं, एक तो बोइंग ऑफ लेग्स है जिसमें गोल हो जाते हैं, दूसरा नॉक नहीं हो जाता है, तो सीवियर रिकेट्स जो होते हैं नेक नहीं हो जाता है, इस तरह के पाँव हो जाते हैं। तो ऐसी 2 सिचुएशन होती है रिकेट्स की। रिकेट्स जहाँ शुरू होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर बच्चा 18 महीने से छोटा है तो उसका फ्रंटली बंद नहीं होगा, ठीक है, तो आगे का तालु होता है। सेकेंडली स्टार्ट होता है कि इसकी माइलस्टोन्स ग्रो नहीं होंगे, जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा तो दांत नहीं आएंगे, फिर आपके यहाँ पे जो है वाइडनिंग ऑफ रिस्ट हो जाएगी, यहाँ आपके ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर आपकी बोइंग ऑफ लेग होती है। बोइंग ऑफ लेग का मतलब है गोल हो जाना, वो बढ़ती रहती है। अब जहां आपने 6 महीने के बच्चे को पकड़ लिया कि इसका विटामिन डी लेवल कम है, हिस्ट्री
वही मदर से लेंगे कि विटामिन डी कम है कि नहीं है। ये सारी हिस्ट्री लेते हुए अगर आपने विटामिन डी वहीं से शुरू किया, ये बोइंग ऑफ लैग नहीं होगी। अब हमारे पास जब क्लिनिक्स में बच्चे आते हैं तो बोइंग ऑफ लैग होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल है मतलब रिवर्स हो सकती है। आपने विटामिन डी जहाँ टेस्ट करवाया, साथ में सपोर्ट के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक दिया, तो आपकी जो पुश है वो आगे जाके पुश करेगा। साथ में उसके साथ आपको आयरन और विटामिन सी भी बहुत अच्छी मिकदार में देना है कि आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी सारे न्यूट्रिशन इश्यूज भी सही हो रहे हो, क्योंकि ये है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जैसे आयरन डेफिशिएंसीज एनीमियाज हैं, इसी तरह विटामिन डी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रिकेट्स में सबसे ज्यादा होती हैं। तो जहां जहां ये आप पूरी करती रहेंगे वहीं से आप पकड़ेंगे और वहीं से ये बोइंग ऑफ लैग को बचा लेंगे। और इसी तरह नॉक नी जो बाद में हो जाती है, जब बच्चा 3 साल 4 साल का आता है हमारे पास, तो नॉक नी के साथ आता है, वहीं आपने पकड़ लिया और आपने एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जनरल फिजिशियन वो चीजें नहीं पकड़ सकता। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सर, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आज का हमारा सेशन बड़ा इंटरेक्टिव सा रहा। अपनी मेजबान फलक कादिर को इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।